हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के उड़ान बैच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग ये उड़ान बैच जो है किन विद्यार्थियों के लिए लाए हैं, तो बिहार दरोगा, बीपीएससी और बिहार पुलिस में जो बच्चे फॉर्म भरे हैं या आगे भरेंगे तो उनके लिए ये उड़ान बैच लेकर आए हैं। देखो बच्चों, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि पढ़ने का क्या तरीका होता है। एक तो तरीका होता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, और दूसरा बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप लोग केवल पैटर्न को समझो और पैटर्न को समझ के सही तरीके से प्लान करके तैयारी करो। क्योंकि होता क्या है ना कि आप कितना भी मेहनत करते रहो लेकिन अगर आपका तरीका सही नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न से कैसे सवाल पूछ रहा है, तो अगर ये सब छोटा छोटा बेसिक सा चीज़ आपको नहीं पता रहेगा तो सिर्फ मेहनत करने वालों का क्या होता है कि वहाँ पर एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन अगर आपका मेहनत जो है वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा तो इसमें क्या होगा कि मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी बच्चों को सफलता नहीं मिलती है। तो आज का जो टाइम है ना वो केवल हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, आज का जो टाइम है वो स्मार्ट वर्क का टाइम है। तो इसीलिए हम लोग के पास नॉलेज थोड़ा बहुत होता है तो हम लोग अपने नॉलेज से जितना भी होता है उनमें से स्मार्ट क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से आपके सामने लाते हैं, और जिसमें आप लोगों का मदद सालों मिस बहुत ज़्यादा करती हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक्स्ट्रा थॉट भी वो अपना बताती हैं। तो आज हम लोग एक नए सेशन की फिर से शुरुआत करेंगे और वो सेशन नंबर 17 है, और हम लोग का ये टैग लाइन बन चुका है कि बस इतना डेली पढ़ लो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी सेशन की आज हम लोग शुरुआत करते हैं सालों मिस के साथ। मिस आप यहाँ आए और बच्चों को एक कंसेप्ट के साथ बताएं जिससे बच्चों का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सके। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग सेशन नंबर 17। ठीक है, आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, किस अनुच्छेद के तहत एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक हाई कोर्ट से एक जज दूसरे हाई कोर्ट में भी जाते हैं, और आपके हाई कोर्ट से ही जज का ट्रांसफ़र कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट में आपका जज कैसे कोई भी बनता है, या तो वो हाई कोर्ट में जज रहा हो या फिर वो हाई कोर्ट में वकील भी रहा हो, वो अलग टाइम टेन्योर हो जाता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का स्थानांतरण होता है। ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये होता है आपका अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 के तहत एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का क्या होता है, तबादला होता है, चेंजिंग होता है। अगर हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में पहली बार हाई कोर्ट का चर्चा किया गया है। वहीं हम लोग 215 भी देखते हैं। अनुच्छेद 215 क्या बोलता है, तो ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है आपका एक अभिलेखीय न्यायालय है। क्या है, अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है, तो देखो होता क्या है ना कि अगर कोई भी हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाया है, ठीक है, उस फैसले को अच्छे से संभाल के रखा जाता है। जैसे आप लोग कभी वकील वगैरह से मिलने जाओगे तो देखना उनके घर पे बहुत सारा डायरी वगैरह रखा रहता है। वो क्या है, तो वो सब आपका वही सब होता है, कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि पता होता है कि अगर एक केस में ये सज़ा दिया गया तो इसके अकॉर्डिंग इसी तरह का अगर दोबारा केस आएगा तो फिर से वही सज़ा वही प्रोसीजर रहेगा। यही आपका 215 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट एक आपका क्या है, अभिलेखीय न्यायालय। आगे आना देखना यहाँ पे 221, ये भी आपका हाई कोर्ट से संबंधित है। इसमें क्या है, तो हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको कितना वेतन मिलेगा, इस चीज़ का चर्चा कहाँ है, यह है आपका अनुच्छेद 221 में। ठीक है, और देखना 231 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, तो एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य का चर्चा कर सकता है, एक से अधिक राज्य का देखभाल कर सकता है। मतलब जैसे देखना केरल, तो केरल में सिर्फ केरल का मामला नहीं देखा जाता, और कहाँ का देखा जाता है, लक्षद्वीप का देखा जाता है। जैसे आप देखना मुंबई वाला, वहाँ आपका महाराष्ट्र का भी देखा जाता है, गोवा का भी देखा जाता है। ऐसे ही आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट असम का होता है, वहाँ पे जो भी आपका और भी पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पे 4 जगह का देखा जाता है। तो ये चीज़ होता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 231 के तहत। एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 226। देखिए यहाँ पे सारा आपका हाई कोर्ट से ही रिलेटेड है। 226 क्या कहता है, तो अगर हमारा मौलिक अधिकार, अगर हमारा फंडामेंटल राइट कोई हमें से छीनता है तो हम किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226। देखना एमटीएस में ये पूछा हुआ था इस बार, अनुच्छेद 32 भी पूछा हुआ था और 226 भी पूछा हुआ था। क्या था, तो दोनों में था रेट निकालने का प्रावधान। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रेट निकालेगा और अनुच्छेद 226 के तहत
हाई कोर्ट रेट निकालेगा। किस लिए? अगर मेरे से मेरा कोई फंडामेंटल राइट कम करता है या फिर छीनने का प्रयास करता है तो इसके तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं? क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और फिर आपका हाई कोर्ट। अगर बात करते हैं हाई कोर्ट, तो भारत में अभी कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में अभी 25 हाई कोर्ट हैं। नवीनतम कौन है? तो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो आपका नवीनतम है, और वो कब बना था? 2019 में। हम लोग जानते हैं कि 2014 में क्या हुआ था? तेलंगाना बना था और फिर इसी का हाई कोर्ट बनाया गया था। ठीक है, तेलंगाना बना था 2014 में। और अगर बात करते हैं तो भारत में पहली बार हाई कोर्ट कब बनाया गया? तो आप याद रखना कि 1861 के अधिनियम से। क्या? तो 1861 के अधिनियम से भारत में पहली बार क्या बनाया गया? हाई कोर्ट बनाया गया। कब बनाया गया? तो देखो, एक्ट आया था 1861 में, बट काम करना शुरू कब किया गया? तो 1 जुलाई 1862। कहाँ का हाई कोर्ट? तो ये था आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट मतलब अगर बात करें तो भारत में पहली बार कौन सा हाई कोर्ट काम करना शुरू किया? कलकत्ता हाई कोर्ट। कब? 1862 में 1 जुलाई। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपके बंस पीकॉक। कौन? बंस पीकॉक। देखो, बंस याद रहना रे, पीकॉक याद रहेगा, मोड़ होता है इसका मतलब, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। बंस पीकॉक कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। टोटल अभी हाई कोर्ट कितना है? 25। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 221। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 2 देखना क्या बता रहा है। निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली को सर्वप्रथम विकसित किया था? ठीक है, जिसको हम लोग बायोगैस के भी नाम से जानते हैं। गोबर गैस में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? इसमें होता है आपका मीथेन का यूज। किसका? मीथेन का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CH4। और इसे कौन सा गैस भी कहा जाता है? इसे कहा जाता है मार्स गैस। ठीक है, चलो और देखते हैं इसका क्या। इसका जो आपका गोबर गैस का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? ये दिया था डॉक्टर CB देसाई। ठीक है, कौन दिए थे? डॉक्टर CB देसाई के द्वारा गोबर गैस का कॉन्सेप्ट दिया गया था। यहाँ पे आना CB रमन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम। हम लोग देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। तो देखना, CB रमन के द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था। क्या? तो CB रमन के द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था। कब किया गया था? तो 18 फरवरी 1928 में। 18 फरवरी 1928 में किया गया था। और हम लोग जानते हैं इसी दिन को हम लोग रिकॉग्नाइज करने के लिए 28 फरवरी को ही क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखो, ये क्वेश्चन कभी आया हुआ भी था, लोग बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। क्या? तो 28 फरवरी को आपका CB रमन का बर्थडे नहीं था, जयंती नहीं था। क्या था? इस दिन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को, और इसीलिए हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब खोज किए थे? 1928 में। और इसीलिए 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल मिला था, नोबेल अवार्ड। और किस चीज़ में मिला था नोबेल अवार्ड? किस चीज़ में? तो ये मिला था आपका फिजिक्स में। किस चीज़ में? भौतिकी में नोबेल अवार्ड मिला था। वहाँ बात करें तो CB रमन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। पहले तो इनको भारतीय नोबेल अवार्ड मिला, पहले भारतीय रहे थे जिनको फिजिक्स में नोबेल अवार्ड मिला। दूसरा, इनको पहली बार भारत रत्न भी मिला था। पहली बार इन द सेंस मतलब देखना क्या, हम लोग जानते हैं कि 1954 में भारत रत्न का शुरुआत हुआ था। और इकट्ठे कितने लोगों को? 3 लोगों को मिला था। उनमें एक CB रमन भी थे। CB रमन, दूसरे कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कौन थे? एक थे आपके C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इकट्ठे 3 लोग को मिला था। CB रमन को भी मिला था, इसलिए यहाँ पे CB रमन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, आंसर तो इसका लगा चुके थे ना। ऑप्शन नंबर C क्या होगा इसका आंसर। चलो आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में IIT की स्थापना की गई थी? IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका मतलब? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो अभी देखना, अगर बात करते हैं अभी करंट में भारत में कितने IIT है? ये हैं आपके 23। कितने हैं? 23। देखो, जवाहरलाल नेहरू का ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहा था, क्योंकि आज़ाद कब हुआ था हमारा भारत? 1947 में। किससे?
ब्रिटेन से पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था, अभी भी गोवा में आपका पुर्तगाली का और फिर आपका वहाँ कहाँ तो आज का पुडुचेरी में क्या था, फ्रांसीसी का वहाँ अभी भी अधिकार था। देखना यहाँ पे नेहरू जी का एक अच्छा कदम रहा था कि देश की आज़ादी के बाद जब हमारा देश गणतंत्र बन चुका था, जब संविधान लागू हो चुका था, उसके बाद इन्होंने योजना आयोग का स्थापना किया था। कब? 1950 में। और उसके बाद क्या होता था कि कोई भी सरकार आता था तो उसको एक योजना, ठीक है, एक फिक्स योजना रखना पड़ता था कि वो 5 साल में क्या काम करेगा और 5 साल बाद उस काम का वो वृद्धि, मतलब कितना सही काम गया, कितना गलत काम हुआ, फेल्यूर हुआ या पास रहा, उस चीज़ का फिर निकाला जाता था। जैसे देखना यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था, तो ये आया था आपका 1951 से 1956 के बीच, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच लाया गया था। किस मॉडल पर आधारित था, तो मॉडल के बारे में बात करते हैं तो हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड होगा, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पे लाया गया था। और इसी के तहत क्या हुआ था, तो भारत में 5 IIT, कितने, तो भारत में 5 IIT का स्थापना किया गया था, 5 IIT का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। टोटल कितना पंचवर्षीय योजना आया था, 12, ठीक है। टोटल कितना पंचवर्षीय योजना आया था, ये आया था आपका 12। और देखना टोटल 12 था, लास्ट वाला कब से कब तक था, 2012 से 17 के बीच, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, नीति आयोग का स्थापना 15 में ही हो गया था और ये आपका 17 में खत्म हुआ था। मतलब योजना आयोग कौन लाया था, जवाहरलाल नेहरू, और योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आया, कौन लाया, तो नरेंद्र मोदी साहब अभी के टाइम में लाए। और ये जो आपका भारत में पहली बार जो IIT लगाया गया था, 5 IIT लगाया गया था, कब लगाया था, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत लास्ट में, मतलब 56 में लगाया गया था। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो आना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओडरनीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है, ओडरनीस रेखा, जैसे हम लोग देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, भारत चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। वहीं पे यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ओडरनीस रेखा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा हो जाएगा, ओडरनीस रेखा। वहीं पे देखना अगर बात करते हैं मैगीनॉट रेखा, ठीक है, कौन सा, मैगीनॉट, तो ये हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा हो जाएगा, ये हो जाएगा मैगीनॉट रेखा। एक देखिएगा, एक होता है आपका मेनरहिम रेखा, ठीक है, ये तो आपका ओडरनीस हो गया। एक हो जाएगा आपका मेनरहिम रेखा, ये किसके बीच है, ये है आपका रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और फिनलैंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये लगातार 6 बार खुशहाली सूचकांक में कहा था, फर्स्ट नंबर पे था, इस बार भी था। और अभी इसमें क्या, तो करंट में हम लोग जानते हैं कि अभी ये नेटो में शामिल हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे याद रखना 49 का जो आपका समांतर रेखा है, ये किसको अलग करता है, तो ये अलग करता है USA और कनाडा को, ठीक है। बाकी हम लोग देखें बोल करके क्या क्या, तो देखना भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और बांग्लादेश के बीच, तो इसके बीच भी रेड क्लिफ होगा, चाइना के साथ मैकमोहन रेखा, और क्या, तो भारत का अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा भी लगता है, और रेखा का नाम क्या है, डुरंट रेखा, जो 1893 ईस्वी में खींचा गया था। चलो आइए हम लोग आगे, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया, ठीक है, हमारे कॉन्टिनेंट जिसपे भारत है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, यांगटीसी नदी। क्या हो जाएगा, यांगटीसी नदी, चाइनीज नाम है, क्या हो जाएगा, यांगटीसी नदी, ठीक है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, कहाँ बहती है, चीन में बहती है। कितनी लंबाई है, 6300 किलोमीटर, कितना, 6300 किलोमीटर। देखना ये एशिया का सबसे लंबा नदी है, लेकिन पूरे विश्व का कितना नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा पूरे विश्व में, पूरे विश्व में ये आता है 3rd नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे आएगा आपका नील नदी, फिर आएगा आपका अमेजन नदी, और फिर आ जाएगा आपका क्या, यही यांगटीसी नदी, ठीक है, यांगटीसी नदी। बात करते हैं तो देखना ये तो विश्व में हो गया, आप ऐसे याद रखना ये तीनों, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है आपका एशिया में। और देखना ये जो आपका नील है ये कहाँ पे है, ये पड़ता है आपका अफ्रीका में, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अफ्रीका में। और ये अमेजन कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका साउथ अमेरिका,
साउथ अमेरिका, कल हम लोग देखे थे इसके बारे में, साउथ अमेरिका होगा। और क्या हो जाएगा, तो देखना यहाँ पे जैसे भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, भारत की सबसे लंबी नदी तो ये हो जाएगा गंगा। गंगा नदी कितनी लंबी है, 2525 किलोमीटर। वहीं दूसरी लंबी नदी कौन हो जाएगा भारत का, ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी काउंट की जाती है। और इसकी लंबाई कितना है, गोदावरी की 1464 किलोमीटर। यहाँ पे हुआ हमारे भारत और किसका, तो भारत में आपका गंगा नदी हो गया और आपका क्या हुआ, गोदावरी नदी। वहीं बात करते हैं सिंधु नदी, देखो यहाँ पे सिंधु नदी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ बनता था, ये भारत का ही था ना, जो पहली नगरीय सभ्यता भी रहा था, ठीक है, सिंधु की सभ्यता। अगर बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में तो देखना ये सिर्फ भारत में नहीं, ये पाकिस्तान, चाइना, भारत सब में बहता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ कि इसका लंबाई 3180 किलोमीटर है, तो हम ऐसा क्यों बोले कि भारत का सबसे लंबा नदी गंगा है, क्यों, क्योंकि ये भारत में बहता है और ये बहुत सारे कंट्री में बहता है। ये आपका भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर ही कवर करता है, मतलब इसका लंबाई भले ही इतना है लेकिन भारत में इसका कितना लंबाई है, 1114 किलोमीटर। आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्न शब्दों को प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है, ये आपको सजाना है। सबसे पहले आओ प्रस्तावना, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रियम्बल। क्या है, तो देखना प्रस्तावना जो है आपका संविधान, पूरे संविधान में क्या बताया गया उसको ब्रीफली हम लोग कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना का विचार मतलब हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होना चाहिए। कहाँ से ये विचार लिया गया, तो ये विचार लिया गया आपका यूएसए से, ठीक है। हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होना चाहिए, इसका विचार लिया गया यूएसए से। जबकि प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, भाषा का आधार कौन सा देश का संविधान बना था, तो ये बना था आपका ऑस्ट्रेलिया। और देखना हमारे देश में प्रस्तावना का आधार क्या बना था, तो ये बना था आपका उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव हम लोग जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। लेकिन इसको पारित कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 में इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को, जो आगे जाकर के क्या बना, तो प्रस्तावना का आधार बना था। और देखना इसके बारे में जैसे बात करते हैं तो क्या कभी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जी हाँ हुआ है। कब हुआ है, तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया, तो इसमें आपका 42वां संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन। और इसमें क्या किया गया, तो देखना समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसमें क्या क्या जोड़ा गया, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या जोड़ा गया था, अखंडता। यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे देखना समाजवाद और क्या, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को इसमें जोड़ा गया था। मतलब संविधान में क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, तो हाँ एक बार हुआ है। और हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, तो देखना ये क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, ये किया गया है 3 प्रकार के न्याय का। 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, कौन कौन, तो सामाजिक, आर्थिक और हो जाएगा आपका राजनीतिक प्रकार के न्याय का, 3 तरह के न्याय का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। और देखिएगा अब देखो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, निम्न शब्दों को प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है। मतलब इसमें आता है इस टाइप से क्वेश्चन, 2-4 वर्ड दिया हुआ, आपको बताना कि पहले कौन आएगा, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन। तो देखना पहले नंबर पे आ जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पे और भी ऐड कर लेना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब हम पर किसी और का प्रभुत्व नहीं है, कोई और हमारा मालिक नहीं है। हमारा देश में क्या बन चुका है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी और के संपदा से नहीं चल रहा है, किसी और का अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले था, किसका था, ब्रिटेन का था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद आएगा आपका समाजवादी। हमारा देश का जो संविधान है ये कैसा है, तो ये आपका समाजवादी है, ठीक है। यहाँ पे जो अमीर है सो अमीर है, लेकिन जो गरीब है उसके लिए सरकार बेहतर प्रबंध करता है। उसके बाद देखना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, फिर आ जाएगा आपका पंथ निरपेक्ष,
ठीक है। पंथनिरपेक्ष मतलब क्या हो गया कि भारत सरकार का या फिर भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ पे जो धर्म का लोग चाहे रह सकता है, सरकार उसको क्या करेगा, कॉपरेट, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, या फिर गणतंत्र कह लो। तो कितना हो गया, अब देखना इसको नंबर वाइज बैठाना, तो 1 2 3, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, पहले तो होगा तीसरे नंबर वाला, उसके बाद फिर होगा आपका दूसरे नंबर वाला, फिर आएगा आपका चौथे नंबर वाला, और फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर वाला, और फिर आ जाएगा आपका 5 नंबर वाला। आप इसको ऐसे याद रखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये आप लोग पांचों वर्ड ऐसा ही याद रखना, बहुत बार दे देता है सजाने के लिए। क्या क्या था, तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ठीक है, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। हमारे संविधान में, हमारे प्रस्तावना में एकदम ऐसे ही आपका क्या क्रम वाइज दिया गया है, और हमेशा क्रम भी पूछ लेता है। न्याय के बारे में भी याद रखना कि कितने प्रकार के न्याय का चर्चा किया गया है, 3 प्रकार के, और इसका भी पूछ लेता है। एक आपको यहाँ पे क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम जब भी ये पूछा गया है तो इसमें एक धार्मिक ऐड कर देता है और बोलता है कि बताओ प्रस्तावना में जो न्याय का वर्णन किया गया उसमें किस प्रकार के न्याय का चर्चा नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, ये है आपका सामाजिक, आर्थिक और आपका क्या है, राजनीतिक, ठीक है। चलिए, इसे मिलता जुलता हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए जो इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा क्या बता रहा है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं जिसको सिकंदर महान कहा जाता है, बहुत ही कम उम्र में बहुत सारा देश जीत लिया था, तो उसको देखो विश्व विजेता भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ फैक्ट है कि वो भारत को नहीं जीत पाया था। भारत आया था, थोड़ा बहुत एरिया सिंध वाले एरिया पे वो कब्जा किया भी था, जीत भी गया था, बट सिंध नदी के किनारे, फिर सिंध के बाद इधर आपका ब्यास नदी पड़ता है, और यहाँ पे हमारा पूरा भारत था, वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। और देखो विश्व विजेता करने का मतलब ये नहीं था, आज आपका 193 कंट्री है, उस समय इतना कंट्री नहीं होता था, लेकिन फिर भी उस समय जितना कंट्री था लगभग वो भारत को जीत चुका था, सॉरी भारत तक आया था, बट भारत को नहीं जीता था। भारत के अलावा मैक्सिमम कंट्री को, इधर वाले मैक्सिमम कंट्री को सिकंदर बहुत ही कम उम्र में जीत चुका था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विश्व विजेता। और इसी का उपाधि बहुत लोग लिया था, जैसे देखना इंपॉर्टेंट नाम है द्वितीय सिकंदर, या आपको द्वितीय सिकंदर नहीं देकर के क्या देगा, सिकंदर ए शानी। क्या देगा, सिकंदर ए शानी किसे कहा जाता है, सिकंदर ए शानी, ये कहा जाता है खिलजी वंश के दूसरे शासक। उनका नाम क्या है, खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी। देखे ना यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग देखते हैं थोड़ा यहाँ पे, जैसे हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे टोटल कितने वंश ने शासन किए थे, 5 वंश ने। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश ने शासन किए थे, 5। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ब्रीफली, ठीक है। पहला कौन था, पहला था आपका गुलाम, ठीक है, उसके बाद था खिलजी, फिर था तुगलक, फिर था सैयद, और फिर था आपका लोदी। दिल्ली सल्तनत पे टोटल इतने वंश ने शासन किया था, जिसको हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिएगा ये गुलाम, इसका टाइम पीरियड कितना था, 1206 से 1290। देखो अगर रिवीजन में रहेगा तो पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। 1206 से 1290, वहीं पे देखना खिलजी का तो 1290 से 1320, ठीक है। तुगलक का 1320 से 1414, वहीं आना इसका हो जाएगा आपका 1414 से 1451, और इसका क्या हो जाएगा, तो 1451 से 1526। हम लोग जानते हैं कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। उसके बाद आपका मुगल काल आएगा, मुगल काल के बाद अंग्रेज का टाइम पीरियड आएगा, अंग्रेज के टाइम पीरियड के बाद अब हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसका, तो खिलजी वंश का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा खिलजी वंश का बात कर रहे थे हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से बिलोंग करता था, तो ये बिलोंग करता था आपका खिलजी वंश का। तो क्या ये संस्थापक भी था, नहीं संस्थापक नहीं था। आपका खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि आपका बहुत ही बूढ़ा, मतलब दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे सबसे बूढ़ा शासक कौन था, तो ये था आपका जलालुद्दीन खिलजी। और इसी का भतीजा भी और दामाद भी, मुस्लिम लोग में ऐसा होता है कि वो भाई बहन में शादी हो जाता है, तो यही था आपका, ये भतीजा भी था और दामाद भी था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और इसी से शादी हो गया था इसका, तो दामाद भी बन गया था। अब क्या देखते हैं, तो 1290 से 1320 के बीच खिलजी वंश का शासन था, और खिलजी वंश बहुत ही कम पीरियड में, एक चीज़ और आप याद रखना कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसका रहा था, ये रहा था आपका तुगलक का,
ठीक है। और सबसे कम टाइम पीरियड किसका रहा था, ये रहा था खिलजी का। अब एक चीज़ देखना, बहुत ही कम टाइम में था लेकिन बहुत काम किया था। जैसे तो देखना, जो आज सैन्य व्यवस्था आप देखते हो प्रॉपर, जैसे आज के समय में क्या होता है, आईडी कार्ड बनता है, आईडी कार्ड बनता है ना, आप कहीं क्लास जाओ, कहीं जॉब करो तो आपका आईडी कार्ड बनता है। लेकिन क्या हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, मतलब शुरुआत यही किया। उस समय क्या हुआ था ना कि हुलिया लिखा जाता था। अब इतना मोबाइल कैमरा फ़ोन तो था नहीं, किसी का फ़ोटो खींचेगा आधार कार्ड बनेगा। उस समय आधार कार्ड के रूप में हुलिया प्रथा का प्रयोग किया जाता था। और क्या होता था कि सेना में लोगों को घोड़ा देता था। वो क्या करता था कि घोड़ा को ले जाके अरब वाले देश में बेच देता था। तो घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की प्रथा कौन शुरू करवाया, अलाउद्दीन खिलजी। उस समय क्या होता था कि मान लो बेटा को रखा सेना में, अगर कुछ दिन युद्ध नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद बुलाया जाता था तो किसी और को भेज देता था, कोई बूढ़ा लोग को भेज दिया लड़ने के लिए। वैसे सेना कमजोर हो गया था, तो पहली बार मजबूत सेना का संगठन कौन किया था, ये भी किया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और क्या, हुलिया लिखने, सीधा क्वेश्चन आएगा, हुलिया लिखने का प्रथा कौन शुरुआत करवाया, अलाउद्दीन खिलजी। और देखना, घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, जो आज आप देखते हो कि मान लो कोई भी सामान हो, भले ही दुकानदार थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेता है लेकिन लगभग लमसम वही प्राइस में बेचता है, ये भी कौन स्टार्ट करवाया, तो ये स्टार्ट करवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और हम लोग जानते हैं कौन लाया था, तो इतना सारा डेवलपमेंट या फिर चेंजेस कौन किया, ये आपका किया अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे हम लोग जानते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये था आपका इल्तुतमिश। ये क्या किया था कि जितना भी लोग को काम पे रखता था वो क्या करता था, जमीन, मतलब ज़मीन दे देता था, वेतन के बदले वो क्या देता था, ज़मीन। और बोलता था कि उस ज़मीन से आप जितना भी टैक्स ले सकते हो, जितना भी काम करवा सकते हो, उस वेतन का जो भी टैक्स आएगा, उस ज़मीन का जो भी टैक्स आएगा वो आप वेतन के स्वरूप में रख लेना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस पर बहुत काम किया और बहुत सही काम किया। क्या किया, ये सबको आपका ज़मीन देना सही नहीं समझा, ये क्या किया, वेतन देना शुरू किया। मतलब जितना भी सैनिक लोग को रख रहा है, जितना भी काम करने के लिए लोग को रख रहा है, सबको वेतन देना शुरू किया। लेकिन इसके पास भी उतना पैसा नहीं था कि ये सबको वेतन देता। तो ये क्या किया, ये आपका बाजार को नियंत्रित करवा दिया। नियंत्रित मतलब क्या किया कि पर्टिकुलर दाम रखवाया सबका, कि अगर एक साबुन का दाम इतना है तो इतना ही रहेगा, वो घटने, मतलब वो ऐसा सिस्टम लगाया, चूँकि उसमें तो राजा प्रजा था ना, अभी के अकॉर्डिंग था नहीं कि हर पर्टिकुलर विभाग अलग बटा हुआ है। वो क्या बोला, मान लो कि एक साबुन का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक साबुन का दाम 10 रुपया है तो वो हमेशा 10 रुपया रहेगा, कभी नहीं घटेगा, कभी भी नहीं घटेगा। चाहे तो साबुन का मांग बहुत बढ़ जाए या फिर घट भी जाए तो भी वो कितना रहेगा, 10 रुपया ही रहेगा। ऐसा अपना ये, चलो उस समय के अकॉर्डिंग फिर भी ये बहुत सही काम किया। और तो और उसके बाद क्या किया, सैलरी ये इतना कम दे रहा था कि किसी का भी गुजर बसर होना संभव नहीं था। बाजार को नियंत्रित करवाया, सब चीज़ का पर्टिकुलर दाम रखवाया कि इतने में बिकेगा। उसके बाद भी कितने लोग ऐसे थे जो बहुत झोल करते थे बेचने में, मतलब कि दाम ज़्यादा ले रहे हैं, सामान कम दे रहे हैं, वो बटकारा वगैरह कम पे रखते थे। तो फिर ये क्या करवाने लगा, जब इसको पता चला कि लोग ऐसा भी कर रहा है, लोग का पुर नहीं पड़ रहा है खर्चा उतना में, तब ये क्या किया, गुप्तचर व्यवस्था को भी ये बहुत ही अच्छे ढंग से काम करवाया। कैसे, तो हर दुकान के पास छुप छुपा के आदमी को खड़ा कर देता था। क्यों, क्योंकि अगर वो किसी को भी देख लिया, एक दो के साथ ऐसा किया होगा तभी तो इतना भयानक डरपनपा था। तो वो क्या किया कि अगर कोई भी सामान कम दे रहा है, मान लो कि आप आलू लिए, आलू आपको 250 ग्राम कम दिया, तो उस दुकानदार के बॉडी से उतना मांस ही निकलवा लेता था। अब अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा फिर सामने वाला फिर देख करके कभी वो गलती नहीं दोहराएगा। तो ये सब चीज़ पे वो काफ़ी वर्क किया था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो काम भी काफ़ी किया। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है सिकंदर का। आखिर इसको सिकंदर को उपाधि क्यों दिया जाने लगा, चूँकि हम लोग जानते हैं सिकंदर को हम लोग विश्व विजेता के नाम से जानते हैं कि बहुत सारे कंट्री को वो जीता था। अलाउद्दीन क्या किया था, तो देखना, इसके पहले जो भी शासक आया था ये दिल्ली यहीं आसपास में घूमते रह गया था, ये दक्षिण की ओर नहीं गया था। अलाउद्दीन खिलजी पहली बार कहाँ गया, तो इधर आपका बहुत सारा एरिया जीता और लास्ट में आपका वारंगल तक भी आया था। ठीक है, वारंगल में आपका प्रताप रुद्र देव तक आया, खुद नहीं आया था, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, वो एक ट्रांसजेंडर था और उसको 1000 दिनार में, 1000 दिनार में उसको खरीदा गया था, इसलिए उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इसको सिकंदर का संज्ञा क्यों दिया गया, क्योंकि ये दक्षिण भारत में आया, वारंगल तक आया, लेकिन ये किसी को अपने कब्जे में नहीं लेता था। अगर हरा दिया तो बोलता था क्या कि तुम आप क्या करना, हर हमेशा अपना टैक्स भेजते रहना। और जो हम लोग कोहिनूर हीरा का नाम सुनते हैं वो भी पहली बार यहीं से वारंगल से ही प्राप्त हुआ था। किसको, मलिक काफूर को। मलिक काफूर किसको जाके दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है,
ठीक है, इतना हम लोग देखें यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। एक चीज़ और, जैसे इन पे एक बेस्ट एक मूवी भी आया था पद्मावत, आप लोग देखे होंगे। खैर देखो, ये इंसिडेंट मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया, जो अकबर के टाइम पीरियड में था। सोच लो कि अकबर कितना बाद आया था, खिलजी यहाँ पर है, मतलब पद्मावत वाला अगर इंसिडेंट हुआ भी होगा तो इस टाइम पीरियड में हुआ होगा। और मलिक मोहम्मद जायसी इस बुक को लिखे थे कितने बाद, तो देखो पहले तुगलक आया, फिर आपका सैयद, फिर लोदी, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, मतलब इतना दिन बाद इस स्टोरी को लिखा गया। तो राम जाने कितना सही होगा कितना गलत होगा, लेकिन हाँ फिर भी चर्चा किया गया था जौहर प्रथा का। वो ऐसा कहा जाता है कि पद्मावत को देख करके वो इतना मुग्ध हो गया कि वो चला गया चित्तौड़ में, वहाँ उनके पति राणा रतन सिंह के साथ बहुत छल के साथ, मूवी भी देखे होंगे आप लोग किस तरह से लड़ा था, और फिर उनको अपने कब्जे में लेने का कोशिश किया था, किसको, पद्मावती को, बट नहीं हुआ था। क्या हुआ था, जौहर प्रथा, जो कि देखो जौहर प्रथा कितने लोग को नहीं पता है, तो उसको लगता है कि यहीं से स्टार्ट हुआ था, नहीं। जौहर प्रथा आपका मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से चल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, बहुत लंबा चले गए, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा। मोहम्मद बिन कासिम ये भारत में पहला अरब आक्रमणकारी था, ठीक है, पहला अरब, और अरब से आया मतलब मुस्लिम था। ये भी जब आया तो यहाँ जब जीत लिया था किसको, राजा दाहिर को जीता था। फिर उसकी पत्नी लोग क्या की थी, जौहर कर ली थी, ताकि मतलब उनकी पत्नी लोग को, उनकी बेटी लोग को ये सब मुस्लिम लोग उठा करके नहीं ले जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जौहर जो फेमस हुआ था, ये पद्मावती की वजह से फेमस हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। वो अकेले नहीं, सेना में जितनी भी लड़की लोग थी, मतलब जिसके भी हस्बैंड लोग डेथ कर चुके थे, उसकी सारी जो पत्नी लोग थी सब मिलकर के क्या की थी, जौहर की थी। और जो पद्मावत स्टोरी है किसके द्वारा लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, बहुत दिन बाद अकबर के टाइम पीरियड में, ठीक है। चलिए इतना हम लोग यहाँ पे देखें, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षवर्धन किस वंश का, अभी हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था इससे। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय। कौन पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय। देखो आप कह सकते हो वर्धन वंश जो था, या फिर हर्षवर्धन का ही नाम ले लो। हर्षवर्धन उत्तर भारत में अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक था। इसके बाद फिर बहुत छिन्न भिन्न स्थिति हो गया था, उसके बाद फिर आपका मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया था, मतलब मुस्लिम का टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सबसे पहले आइएगा हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन, ठीक है। और यहाँ पे किससे हारा था ये, तो हारा था पुलकेशिन द्वितीय। देखो किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन सबको क्या रटता है कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन सा चीनी लेखक आया था, ह्वेनसांग आया था, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से। ह्वेनसांग चीनी लेखक था, उसके बुक का नाम क्या था, सी यू की। किसके टाइम पीरियड में आया था, हर्षवर्धन के टाइम में, ठीक है। चलो हम लोग इतना जानते हैं। यहाँ पे आइएगा, क्वेश्चन क्या था कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, तो पुलकेशिन द्वितीय पराजित किया, जो कौन से वंश का था, तो ये था आपका चालुक्य वंश का। किस वंश का था, चालुक्य वंश का, बहुत ही प्रतापी शासक था। और ये कौन वंश का था, ये था आपका वर्धन वंश का। एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ह्वेनसांग किसके समय में आया था, वहाँ पे ऑप्शन हर्षवर्धन था ही नहीं। सब कोई क्या रटता है, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, चलो ठीक है रट लिए, इसलिए हमेशा रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पे क्या था, ऑप्शन में हर्षवर्धन नहीं था। कितना लोग को लगा कि क्वेश्चन गलत आया है, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय था। अगर किसी को पता होता कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ है, तो क्या होता, वो आंसर लगाता कि नहीं लगाता पुलकेशिन द्वितीय। इसलिए हमेशा रटिए नहीं, बहुत कुछ समझने का भी होता है। तो यहाँ पे अगर आगे क्वेश्चन में कभी आता है कि हर्षवर्धन जिस समय आपका ह्वेनसांग आया था, उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था, तो पर्टिकुलर भारत पे किसी का शासन नहीं चल रहा था। क्यों, क्योंकि छोटा मोटा साम्राज्य बहुत लोग बना चुका था, जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब क्या हुआ, ये सब पूरे भारत पे शासन कर रहा था। लेकिन इन लोग क्या था, इन लोग छिटपुट शासन कर रहा था, मतलब छोटा छोटा साम्राज्य पे, ठीक है। अब यहाँ पे आना, क्वेश्चन इस बार क्या आया हुआ था, इस बार नहीं, इसके पहले वाले बीपीएससी में आया हुआ था कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो देखना, इसका संस्थापक था प्रभाकर वर्धन, ठीक है। इनके 3 बच्चे थे, कौन कौन, तो एक थी इनकी पुत्री राज्यश्री, ठीक है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम राज्यश्री। इनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन, जिनको छल से मार दिया गया था। और इनका जो छोटा बेटा था उनका नाम था हर्षवर्धन। बहुत कम आयु में, चूँकि इनका भाई को मार दिया गया था, इसलिए बहुत कम आयु में इनको गद्दी पर बैठना पड़ा। हर्षवर्धन के बारे में याद रखिएगा। इनके टाइम पीरियड में ह्वेनसांग आया था दूसरा। इनका बुक का नाम रत्नावली नागानंद, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, हर्षवर्धन के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय, तो इनका एक दरबारी लेखक था जिसका नाम क्या था, रवि कीर्ति। इसके द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया, नाम क्या था उस अभिलेख का, एहोल प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। और इसी अभिलेख से पता चलता है
इसी अभिलेख से क्या पता चलता है? तो ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो आपका चालुक्य वंश का शासक था, किसको हराया था? हर्षवर्धन को, जो वर्धन वंश का शासक था। चलो ठीक है, इतना याद रखना। शशांक के बारे में, तो ये बंगाल का शासक था, बंगाल का गौड़ शासक शशांक। क्या किया था? तो ये आपका जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको कटवा दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखना, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। हम लोग जानते हैं ताजमहल कौन बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका शाहजहां। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां। शाहजहां। ठीक है, किसके लिए बनवाया गया था? ये बनवाया गया था मुमताज महल, जो कि उनकी पत्नी थी, उनके याद में। ऐसा कहा जाता है कि इनका 13 बच्चा पहले से था, 13 बच्चा पहले से था। 1631 में उनका फिर से एक बच्चा होने वाला था, मतलब 14वां। और उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था? इनकी पत्नी मुमताज महल का मृत्यु हो गया था। 1631 में मृत्यु हुआ था और 1632 में उनके याद में क्या बनवा रहा था? ये ताजमहल कब बन करके तैयार हुआ था? 1643 में। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन निकला कि शाहजहां के द्वारा कहाँ बनवाया गया? तो आज के आगरा शहर में बनवाया गया था। ठीक है, आज के आगरा शहर में। इसके वास्तुकार कौन थे? ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। हम लोग जानते हैं शाहजहां के बारे में, इनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। और वहाँ पे देखना छूट गया, अलाउद्दीन का नाम पूछ लेता है बचपन का। अलाउद्दीन का बचपन का नाम था अली गुरसाब। अली गुरसाब पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। अली गुरसाब किसके बचपन का नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। वहीं बात करते हैं खुर्रम, ये शाहजहां का नाम था बचपन का। शाहजहां के द्वारा और भी कुछ बनवाया गया था, जैसे देखिएगा दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, और देखिएगा शालीमार बाग, शालीमार बाग। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आपका मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। ठीक है, और शाहजहां का ही एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था? दारा शिकोह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, आगे इसका क्वेश्चन आएगा, दारा शिकोह। ठीक है, ये बहुत ही विद्वान शासक था, मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत रहता था, वेदांत आपका उपनिषद वगैरह ये पढ़ा हुआ था, इसका ट्रांसलेशन भी करवाया था। यहाँ पे हम लोग क्या देखें? ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, मुमताज महल के याद में। बनने में टाइम कितना लगा था देख लेना, 1632 से 1643 के बीच। कौन से नदी के किनारे बना था? तो ये बना था आपका यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो ये बना था आपका यमुना नदी के किनारे, जो अभी कहाँ हो रहा है? तो अभी फिलहाल अगर करंट में देखते हो तो यहाँ पूरा अभी आदमी रोड पे भी तैर सकता है, ऐसा हालत हो गया है दिल्ली का। अभी थोड़ा बहुत बारिश हुआ है और थोड़ा बहुत बारिश में ही ये हाल हो गया। देखो ऐसा नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं? बारिश बहुत हो गया, बाढ़ आ गया। अभी कुछ दिन पहले बारिश नहीं हो रहा था, लोग रो रहा था कि बारिश नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब बारिश हो रहा है तो हल्ला कर रहा है कि बाढ़ आ गया। नहीं, देखो बाढ़ आने का रीज़न यहाँ पे बारिश नहीं है, रीज़न क्या है? सरकार का गलती है। कैसे? तो देखो होता क्या है ना कि आप अदर कंट्री, जो डेवलप कंट्री है, आप उसमें देखना, न्यूज़ देखना, तो उसमें दिखाता है कि बारिश के पहले इसका पुख्ता इंतजाम किया जाता है। क्या? तो सारा नाला का सफाई करवाया जाता है, सारा तालाब का सफाई करवाया जाता है, वो जो गाद होता है, जो गंदगी होता है, जो प्लास्टिक होता है, उसको निकलवाया जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश होगा तो फिर जाएगा तो तालाब और नाली में ही ना। और क्या लोग करता है सरकार लोग? देखो सरकार लोग क्या बोलेगा? बाढ़ के बाद हम ये राहत दिए, वो राहत दिए, इतना खर्चा किए। अरे तुम वही पैसा अगर पहले तुम यूज करवा लो उस नाली को, उस तालाब को साफ करवाने में, फिर क्या जरूरत पड़ेगा राहत पैकेज देने का? लेकिन नहीं, अब तो बाढ़ आना ही है, ये तो हर साल का नियम बन गया है। और अगर इसी चीज़ को पहले ही साफ करवा लिया जाए, वो जो नाली का गंदगी है, वो जो तालाब का गंदगी है, इतना जो प्लास्टिक यूज होता है, प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके वो स्टोर होगा। और जब नाली जब खाली नहीं होगा, तालाब जब खाली नहीं होगा, तो जो पानी ऊपर से आ रहा है वो कहाँ जाके जमा होगा? नाली जब भर जाएगा तो आपके घर पे आएगा, घर के बाद रोड पे आएगा। यही सब चीज़ है। तो बाढ़ को और नेचर को दोष देना कोई सही बात नहीं है यहाँ पे कि नेचर बारिश बहुत करवा रहा है। चलिए यहाँ पे ये हो गया, यमुना नदी से कनेक्ट हो गया थोड़ा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ठीक है, रामायण के बारे में हम लोग जानते हैं, हमारे धर्म का 2 महाकाव्य है, हमारे धर्म का नहीं पूरे भारत का 2 महाकाव्य। कौन कौन सा? रामायण और महाभारत। इन दोनों में भी सबसे बड़ा कौन है? महाभारत। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि वेद व्यास। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे, तो बदायूनी के द्वारा रामायण का क्या किया गया था? फारसी में अनुवाद करवाया गया था। वहीं महाभारत का भी फारसी में अनुवाद करवाया गया था। महाभारत का किस नाम से? रज्मनामा के नाम से। रज्मनामा।
ठीक है, ये फारसी अनुवाद जब हुआ तब इसका नाम क्या रखवाया गया, रजमनामा। और महाभारत का एक नाम और था, क्या नाम था इसका नाम था जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक। कहाँ हुआ था महाभारत का युद्ध, तो ये हुआ था आपका कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका हरियाणा में। और आप देखना अधिकतर युद्ध कहाँ हुआ था, हरियाणा में। पानीपत का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, सब कहाँ हुआ था, मैक्सिमम युद्ध आपका हरियाणा में ही लड़ा गया। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया। उपनिषद, हम लोग जानते हैं वैदिक साहित्य में उपनिषद का स्थान आता है और सबसे लास्ट स्थान आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेदांत। ठीक है, क्या कहा जाता है, वेदांत, मतलब वेद का अंत। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। कितनी संख्या है, 108। ठीक है, लेकिन इसमें से मुख्य रूप से कितनों को वैल्यू दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 13। कितना को, 13। अब यहाँ पे आना, दारा सिकोह हम लोग देखे थे किसका पुत्र था, शाहजहां का। इसने सिर ए अकबर, किस नाम से, तो सिर ए अकबर के नाम से किसका, तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया। क्यों, क्योंकि उसको खुद भी पढ़ने का बहुत शौक था और वो करवाया था ताकि इसमें जो अच्छा ज्ञान है वो मुसलमान लोग भी ले सके। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50 उपनिषद का ये क्या करवाया था, ट्रांसलेट करवाया था। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। नाम से इसको तोड़ना पहले। होम रूल, होम मतलब क्या हो गया, घर। ठीक है, रूल मतलब क्या हो गया, शासन, मतलब कम से कम अपने घर के अंदर किसी को एंट्री नहीं करने दो। कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1916 में। 1916 में 2 लोग के द्वारा किया गया था। एक तो स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1916 और एक स्टार्ट हुआ था आपका सितंबर 1916। ये अप्रैल वाला किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक। और ये वाला किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, विदेशी लेकिन भारतीयों के लिए बहुत कुछ की थी। इनको माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। देखो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आएगा तो नाम पहले बाल गंगाधर तिलक का ही आएगा, क्योंकि देखना ये कब स्टार्ट किए थे, अप्रैल में और वो सितंबर में। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड कर्जन के बारे में देखना, 1905 में बंगाल विभाजन कौन करवाया था, कर्जन के द्वारा। डफरिन के बारे में देखना, तो 1885 ईस्वी में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कौन करवाया, डफरिन। और इनके बारे में देखना, ये INC की मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, इतना याद रखना है यहाँ पे। और देखना बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कौन कहा था, वेलेंटाइन सिरोल। चलो आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, चौथ क्या था। चौथ क्या था, तो देखना ये एक प्रकार का टैक्स था। क्या था, ये एक प्रकार का टैक्स था जो सरकार को उस समय भी देना होता था और अभी भी देना होता है। किसके द्वारा लगाया गया, तो देखना पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा, पड़ोसी शिवाजी आया, बाकी सब ऑप्शन देखो यहाँ पे भी है, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, नहीं मार्ग कर तो इनके द्वारा लगाया ही नहीं गया था। क्या लगाया गया था, शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, किसके द्वारा, पड़ोसी राज्य पे भी लगाता था। अगर पड़ोसी राज्य चौथ नहीं देता था तो शिवाजी क्या करते थे, उस पर भी अटैक कर देते थे, तो देना पड़ता था। शिवाजी के बारे में बोले तो ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है। और यहाँ पे देखना जैसे औरंगजेब, ये कोई टैक्स लगाया था, तो हाँ ये जजिया टैक्स को फिर से स्टार्ट करवा दिया था। जजिया टैक्स, जजिया टैक्स क्या था, तो ये कभी ख़त्म हो रहा था कभी चालू हो रहा था। लास्ट टाइम में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में फाइनली जो था आपका जजिया टैक्स खत्म हो गया था। जैसे देखना जजिया क्या था, तो ये गैर मुस्लिम से लिया जाता था। किससे, गैर मुस्लिम से, मतलब मुस्लिम के अलावा कोई भी धर्म का होता था उससे लिया जाता था। पहली बार कौन लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ये कुछ समुदाय को छोड़ दिया था, किसको, ब्राह्मण को, वृद्ध को, विकलांग को, बच्चा को, औरत को। लेकिन उसके बाद आया आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये पहला था। दूसरा में कौन आया, फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का था। ये किस पे लगाया, ये ब्राह्मण पर भी लगा दिया था। आगे ऐसा ही होते रहा, कोई हटा रहा था कोई लगा रहा था। लास्ट में आपका मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में जजिया कर एकदम खत्म हो गया। एक और याद रखना, जकात। ठीक है, जकात कर ये किससे लिया जाता था, ये लिया जाता था आपका मुस्लिम धर्म वाले लोगों से।
ठीक है। चलो, क्या अभी हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं? तो हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग सरकार को हर एक चीज़ में टैक्स पे करते हैं। जैसे भी GST कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। इसका फुल कॉन्सेप्ट है। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हम लोग जानते हैं कि संसद के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यहाँ पे आइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1954 में। 1954 से याद रखिएगा आप कि क्या क्या हुआ था 1954 में। सबसे पहले तो भारत रत्न शुरू हुआ, भारत रत्न। दूसरा पद्म पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? 1954 में। और तीसरा याद रखना साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? ये भी स्टार्ट हुआ था आपका 1954 में। लोकसभा का चर्चा करें तो किस अनुच्छेद में है? तो आप याद रखना सरल या सरला। स से क्या हो गया? तो संसद हो गया। र से क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। और ल से क्या हो गया? लोकसभा। ठीक है। लोकसभा में मैक्सिमम कितना मेंबर हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये 81 होगा। चलो आगे देखिएगा, लोकसभा में मैक्सिमम कितना मेंबर होता है? तो 552। ठीक है, 552। अगर बात करते हैं तो पहले इसका संख्या 525 ही था। ठीक है, 525 ही था, लेकिन बाद में फिर संशोधन किया गया और कितना बढ़ा दिया गया? तो 545। कितना नंबर संशोधन हुआ था? तो 31वां नंबर संशोधन कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, 543 नहीं होगा, 545 होगा। ठीक है, ये कितने नंबर संशोधन से हुआ था? तो 31वां संशोधन 1973 के द्वारा। लोकसभा के बारे में याद रखिएगा कि हम लोग वहाँ पे क्या चुनाव करके भेजते हैं। इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। एक चीज़ और देखना, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक है, बनने के लिए न्यूनतम उम्र तो ये हो जाएगा आपका 25 साल, ये होगा आपका 30 साल, 5-5 बढ़ाते जाना है, और ये हो जाएगा आपका कितना? 35 साल। वहीं देखना राज्य में क्या होता है? विधानसभा, कहीं कहीं विधान परिषद भी होता है, और राज्यपाल तो सब जगह होता है। ठीक है, राज्यपाल आपका सब जगह होता है। इसका उम्र देखना सेम होगा 25, 30 और क्या होगा आपका 35। ठीक है, और हम लोग क्या देख सकते हैं 1954 में इसका नाम क्या हो गया? लोकसभा हो गया। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन। अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। अजंता गुफा कहाँ है? यह है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र के भी कहाँ? औरंगाबाद। लेकिन अब औरंगाबाद कहना सही नहीं होगा, रीज़न अब इसका नाम चेंज हो गया और क्या हो गया है? संभाजीनगर। संभाजीनगर, ठीक है, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। गुप्त काल में आपका अजंता की गुफा का निर्माण किया गया था। चलिए यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ऐसे ही बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। हमारा करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है, उसको आप लोग भी रेगुलर वॉच करिए। और देखना यहाँ पे ये कहने को 15 क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट भी था। ऐसे ही हमारे साथ बनते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।